बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उखाड़ा। आज 10th की केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो कि इक्विलिब्रियम है, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, उनकी बात करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू जी। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो किस्म का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इक्विलिब्रियम की, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं, और कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आज हम देखेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें ये जल्दी समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर हो जी, इस तरह का, जिसके अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन करवाएं। कंटेनर हम सपोज ले लेते हैं जी, और ये एक क्लोज कंटेनर होगा, इसको हम बंद कर देंगे ऊपर से, ताकि जो भी इसके अंदर चेंजेस आए वो बाहर ना निकल सके, इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको बाहर ना निकाल सके, वो लॉस ना हो, कोई गैस वगैरह उसमें से निकले ना। क्लोज कंटेनर ले लिया। इस क्लोज कंटेनर के अंदर हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। एक एग्जांपल से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजन गैस लेते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन गैस लेते हैं, इनका हमने रिएक्शन कराना है, और हमने इससे बनानी है अमोनिया गैस। एक्चुअली अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करवा के अमोनिया पैदा करते हैं। अब इसके लिए और भी कंडीशन होती है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर प्रेशर होता है, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, वो हमारा इस लेवल में नहीं है। जस्ट आप ये देखें कि हमने इस रिएक्शन को स्टडी करना है, कंडीशन जो इसको चाहिए वो हमने इसको प्रोवाइड करनी है, लेकिन ये एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अब इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कुछ और भी जो है वो डाटा हमने चूँकि इस रिएक्शन का कलेक्ट करना है, तो हम अलग से इसका एक चार्ट बना लें, और मुख्तलिफ टाइम इंटरवल में हम इसको चेक करते जाएं। मिसाल के तौर पर एक तरफ हम टाइम लिख लेते हैं जी, उसके बाद हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन लिख लें, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लिख लें, और अमोनिया की कंसंट्रेशन लिख लें। इनका हम एक डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज करें कि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, टाइम आप मिनट में ले लेते हैं, कंसंट्रेशन आप ग्राम में ले सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब में लिख सकते हैं, जो भी उसकी यूनिट है आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। टाइम सपोज 0 मिनट हो, मतलब अभी हमने ये रिएक्टेंट लिए ही हैं, उनका रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बिल्कुल स्टार्ट में अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो 0 टाइम में सपोज हमने ये लिया हुआ है जी 30 ग्राम, ये लिया हुआ है 10 ग्राम, ये ग्राम्स में हम ले लेते हैं। चल, ये कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब रिएक्टेंट सिर्फ हमारे पास है कि हमने नाइट्रोजन 30 ग्राम ले ली, हाइड्रोजन 10 ग्राम ले ली, अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन करवाते हैं जब, तो सपोज करते हैं कि आफ्टर 5 मिनट्स नाइट्रोजन जो है वो रह गई है जी
25 ग्राम, 30 ग्राम ली थी, अब कितनी रहेगी 25 ग्राम। इसमें से हमने चेक करनी है। इसके चेक करने के लिए भी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं कि आप इसके अंदर नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की या अमोनिया की अमाउंट्स कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम फर्दर कई सारी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने ये पता लगाना है नाइट्रोजन इसमें कितनी है। तो 5 मिनट के बाद नाइट्रोजन 25 ग्राम रह गई, इसका मतलब ये 5 ग्राम आगे रिएक्शन में चलेगी, रिएक्ट करेगी। इसी तरह हाइड्रोजन 10 ग्राम लिया था हमने, तो सपोज रिएक्ट करते हुए ये 8 ग्राम रह गई 5 मिनट के बाद, तो ये जो है सपोज करते हैं कि ये 7 ग्राम बन गया। मतलब 5 मिनट बाद हमने इसको 5 मिनट दिए रिएक्शन करवाने के लिए, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 5 मिनट गुजरे, 5 मिनट के बाद हमने चेक किया नाइट्रोजन कितनी रह गई, इतनी, हाइड्रोजन कितनी रह गई 8 ग्राम, अमोनिया बन गई है, क्योंकि रिएक्शन अब चल रहा है तो अमोनिया बनेगी कुछ ना कुछ, तो अमोनिया जो है वो 7 ग्राम बनेगी। अब सपोज करते हैं कि आफ्टर 10 मिनट्स ये जो है ये 21 ग्राम रह गई, ये जो है ये 6.2 ग्राम रहेगी, और ये जो है ये कितनी बन गई कि 9 इधर से और 3.8 इधर से, तो ये बन जाएगी 12.8 ग्राम। सपोज वैल्यू है जस्ट, ठीक है। अब इससे हमें आइडिया मिल रहा है कि रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जा रहा है, इनकी कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सपोज करते हैं जी आफ्टर 15 मिनट्स ये जो है ये रह गया है 18 ग्राम, ठीक है। ये जो है ये रह गया है 5 ग्राम सपोज, और ये जो बन गया है वो कितना है 17 ग्राम। जस्ट ये सपोज वैल्यू है, मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आप जस्ट इसको समझने के लिए यह सारा डाटा मैंने लिया। 15 मिनट्स के बाद नाइट्रोजन हमने इसके अंदर चेक की तो वो इतनी है, हाइड्रोजन इसके अंदर चेक की तो वो इतनी है, अमोनिया जो इसके अंदर बनी वो 17 ग्राम है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये देखेंगे कि जो 20 मिनट्स के बाद क्या होता है। 20 मिनट्स के बाद हमने देखा तो सेम अमाउंट थी नाइट्रोजन की, सेम अमाउंट थी हाइड्रोजन की, सेम अमाउंट थी अमोनिया की, मतलब 17 ही है, ये 5 ही है, ये 18 ही है। हमने और 5 मिनट दिए, 25 मिनट पे देखा फिर भी सेम है, हमने 30 मिनट्स पे देखा फिर भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंसंट्रेशन है अब ये चेंज नहीं हो रही। इसके चेंज ना होने पे पता चला कि ये फिक्स हो गई है, अब इसके अंदर चेंज नहीं आ रही 15 मिनट के बाद। इसका मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन अब चेंज क्यों नहीं हो रही, क्या रिएक्शन स्टॉप हो गया है? पहली पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटीज़ हैं दो, कि हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया। अब रिएक्शन स्टॉप हुआ है तो ये एक पॉसिबिलिटी है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, अभी हम देखेंगे कि इसी वजह से रिएक्शन में जो चीज़ें दी गई हैं उनकी अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ना ये चेंज हो रही है, ना ये चेंज हो रही है, ना ये हो रही, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि रिएक्शन प्रोसीड है, रिएक्शन जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is equal to rate of forward reaction।
चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होके प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट उतना ही वापस इसमें चेंज हो रहा है। दोनों की स्पीड इक्वल है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके जब रिएक्टेंट बनाएगा तो ये है रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ये दोनों ही चल रहे हों, लेकिन चल किस स्पीड से रहे हों? इक्वल स्पीड से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हों तो उस कंडीशन में भी इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप ये कह लें कि दो आपके पास जो है वो पार्ट है, दो चीज़ें हैं, उनमें मटेरियल कुछ रखा हुआ है, इधर से आप मटेरियल निकाल के इधर रखते हैं, सेम अमाउंट में उतना ही जो है वो मटेरियल इधर से उठा के इसमें डाल दें, तो ये आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, सेम स्पीड के साथ कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल इधर जितनी कंसंट्रेशन थी वो भी उतनी रहेगी, इधर जितनी थी वो भी उतनी रहेगी। क्यों उतनी रहेगी? क्योंकि जितनी कम हो रही है उतनी उसको दोबारा मिल भी रही है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, दोनों तरफ की इक्वल जो है वो प्रोसेस चल रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक मोशन से है, मूवमेंट से है कि प्रोसीडिंग चल रही है, रिएक्शन चल रहा है, मूव कर रहा है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, लेकिन अब ऐसी स्टेट पे है जिस स्टेट पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल है। लिहाजा डायनामिक इक्विलिब्रियम अ स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या आप ये कह लें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक और इक्विलिब्रियम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक होता है जो फिक्स होता है, मसलन एक रूम है, एक बिल्डिंग है, उसकी दीवारें ज़मीन के ऊपर जो है वो अपनी जगह पे स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी जगह पे फिक्स है, वो फोर्स नीचे को लगा रही है, नीचे से ज़मीन की फोर्स ऊपर लग रही है, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे फिक्स हैं, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, दोनों तरफ की फोर्स इक्वल है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, इसलिए उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो चल नहीं रही। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद अब इन चीज़ों में हमें दो तीन बातें और भी पता चलती हैं। पहली बात कि क्या ये जो कंसंट्रेशन है, इतने टाइम के बाद जब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट की चेंज हो रही है ना प्रोडक्ट की चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट हो गई हैं। एक वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं कांस्टेंट। ये सारी जो है वो कांस्टेंट हो गई हैं। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे फिक्स है। एक और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे कि हम अक्सर बात करते हैं जी अगर 100 ग्राम इधर ले लें और 50 ग्राम उधर चले जाएंगे, 50 इधर रह जाएंगे तो कल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है। याद रखें, कंसंट्रेशन कम इधर हो सकती हैं, इधर ज़्यादा हो सकती है, इधर ज़्यादा हो सकती है, इधर कम हो सकती है। ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है। कोई रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें रिएक्टेंट के फॉर्म में वो रहना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस कंसंट्रेशन में वो ज़्यादा रहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट वो ज़्यादा जो है उसको फेवर करता है, तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती हैं। मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कोई ऐसा रिएक्शन हो कि जो 50-50% हो, लेकिन
ऐसा कम ही होता है। आम तौर पे उसकी जितनी कंसंट्रेशन होगी वो उस रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसमें हम देखते हैं, एक तो क्या है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होने के बाद उनकी अमाउंट्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रही। आप उसको जितना मर्जी टाइम दे दे वो रिएक्शन चलता रहेगा। यही वजह है कि इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। अगर इसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो ये सालों भी चल सकता है। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस है, इनकम्प्लीट रिएक्शन है। दूसरी मैंने यहाँ पे लिखा 15 मिनट्स, ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी के लिए फिक्स नहीं है, ये हर रिएक्शन के लिए अलग है। जिस भी किस्म का रिएक्शन लेंगे, सपोज आप हाइड्रोजन आयोडाइड लेके उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, उसके लिए और टाइम होगा। आप जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के लेते हैं, जो पीछे एग्जांपल दी गई है, उसके लिए और टाइम होगा। हर रिएक्शन की अपनी नेचर होती है और उसके लिहाज से ही उसका टाइम होता है कि कितने टाइम में वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी जस्ट सपोज के साथ कि 15 मिनट में वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि अब चेंज नहीं हो रही, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गए। किसी में हो सकता है ये 5 मिनट में पहुँच जाए, किसी में हो सकता है इसको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, हो सकता है किसी में कुछ सेकंड में पहुंच जाए। तो ये हर रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसने इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी जो है वो कितनी देर के बाद आती है जब हम उस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक साथ छोटा सा टॉपिक है, ये क्या है जी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि जी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो आई है, बताएं उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या कंडीशन कह लें या करैक्टरिस्टिक्स कह लें। तो सबसे पहली बात इसमें जो हम करते हैं कि वो है जी आपका सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम में काम करें। जैसे ये मैंने शुरू में एग्जांपल दे दी कि आप इसको बंद करेंगे, इसका पर्टिकुलर एक मकसद होता है कि आपका प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो गैस की फॉर्म में हो, जो उससे निकल जाएगी। जब वो उससे निकल जाएगी तो फिर वो उस रिएक्शन का हिस्सा नहीं रहेगी। इसलिए हम क्लोज कंटेनर रखेंगे ताकि जो भी बने, जो भी यूज़ हो वो उसके अंदर ही रहे, ताकि फर्दर भी उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो जो हमें ये पता चली, इन दोनों में मैंने बताया था कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फर्दर जो डिटेल स्टडी हमें पता चली उससे ये पता चलता है कि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन इस दूसरी कंडीशन के मुताबिक चलता रहता है। रिएक्शन जो है वो डू नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बट proceeds with the same speed। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस स्पीड से वो चलता रहता है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है, जो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, जो इस कंडीशन की है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो कंसंट्रेशन या अमाउंट्स ये कांस्टेंट हो जाती है। अब मैंने कांस्टेंट लिखा है, इक्वल नहीं लिखा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स हो गई। वो चाहे 17 है तो 17 ही रहेगी, वो यहाँ पे 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जो भी उसकी वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। इसकी जो वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगी वो भी फिक्स होगी, इसी तरह इसकी। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि जी इनकी कंसंट्रेशन जो होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती है। चौथी चीज़ इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है, चूँकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर से इधर भी चलता है, इधर से इधर भी चलता है, तो इसको हम अटेन कर सकते हैं। ये अटेनेबल है फ्रॉम ईदर साइड। ईदर साइड का क्या मतलब है? फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, जैसे ये हमने किया,
कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, उसका रिएक्शन करवाया और अमोनिया बनी और फिर वो वापस आना शुरू, रिवर्स रिएक्शन शुरू हुआ। आप इसकी बजाय अमोनिया ले लें, उसको हीट करें, डिकम्पोज करें, उससे ये बनेगा और उससे ये वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो इस साइड से भी आप शुरू कर सकते हैं, फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इस साइड से शुरू करें, फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो किसी भी तरफ से रिएक्शन को आप स्टार्ट करें, चाहे आप प्रोडक्ट वाली साइड पे करें। अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड से कर रहे हैं तो फिर ये आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और आप रिएक्टेंट वाली साइड से भी करके दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम जो है वो हमें हासिल हो जाता है। जो लास्ट वन है कि जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब भी किया जा सकता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है। मसलन उसकी ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट ना रहे, वो वेरी करना शुरू कर दे। इसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है हम टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज करें। ये आगे फर्स्ट ईयर में डिटेल टॉपिक है ली शैटलियर प्रिंसिपल के नाम से, तो वहाँ पे भी हम इसको देख सकेंगे। एक्चुअली आप इस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे ना रहे। आपने एक दफ़ा उसको छेड़ दी, लेकिन ये इसकी नेचर ये है कि ये दोबारा से फिर ऐसे चलेगा, फॉरवर्ड तेज़ चलना शुरू हो जाएगा या रिवर्स तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे चलेगा कि ये दोबारा से अचीव किया जा सकता है, ये दोबारा से फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है वो आ जाएगा। इसलिए इसको हम फर्दर जो है वो आगे डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। ये थी मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 बातें आपको मेन पता होनी चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों हो जाती हैं, ठीक है, और कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चंद क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।